चलिए देखिए, एक बार पुनः स्वागत है कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल 2025 का ये सैंपल पेपर। देखिए बच्चों, यहाँ पर कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16, सविता और हमीदा दो मित्र हैं, इनकी प्रायिकता क्या होगी कि दोनों के जन्म दिवस जो हैं भिन्न भिन्न हों और जो दोनों के जन्म दिवस एक ही हों। और इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो कह रहा है लीप वर्ष को छोड़ते हुए, मतलब आपको लीप वर्ष नहीं लेना है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है बच्चों कि आपको लीप वर्ष नहीं लेना है। तो सबसे पहले समझिए बच्चों कि जो लीप वर्ष होता है बेटा, उसमें कितने वर्ष दिन होते हैं? 366 दिन। कितने दिन होते हैं? 366 दिवस होते हैं लीप वर्ष में। और कह रहा है लीप वर्ष को छोड़ते हुए, तो लीप वर्ष आपको पता होगा कि 4 साल में एक बार आता है, 4 साल में एक बार आता है। और जो बिना लीप वर्ष होता है बेटा, जो बिना लीप वर्ष होता है बेटा, उसमें कितने दिन होते हैं? 365 दिन। कितने दिन होते हैं? चलिए, अब अगला कह रहा है पहली प्रायिकता निकालनी है कि लीप वर्ष को छोड़ते हुए। तो सबसे पहले यहां पर जो हमारे पास, देखो आप जानते हो प्रायिकता का फॉर्मूला, किसी घटना की प्रायिकता, घटना यदि ए है तो किसी घटना ए की प्रायिकता बराबर घटना के पक्ष के बिंदु बटे कुल बिंदु, हाँ या ना? तो प्रायिकता का सूत्र होता है, एक बार मैं लिख देता हूं, प्रायिकता का सूत्र बराबर घटना के पक्ष के परिणाम, घटना के पक्ष के परिणाम बटे कितने परिणाम? कुल परिणाम, कुल परिणाम, ठीक ना? घटना के पक्ष के परिणाम बटे कुल परिणाम। अब देखिए यहां पर कुल परिणाम, कुल दिन कितने हैं बताइए? 365 की 366? बिल्कुल सही, क्योंकि बिना लीप वर्ष बोला गया है सवाल में, लीप वर्ष को छोड़ते हुए। तो कुल परिणाम बेटा यहाँ पे कितने दिन है? 365 दिन है। अब पहली घटना है कि जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। जन्मदिन कितने हो? देखिए 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक टोटल 365 दिन हैं। अगर पहला कह रहा है कि इनके जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, ठीक है ना? तो जन्मदिन भिन्न भिन्न होने के कितने बिंदु बनेंगे भाई? 365 में हो सकता है कि अगर आपका बर्थडे एक ही डेट को पड़ जाता दो दोस्तों का, बोलो हाँ या ना, तो जन्मदिन समान दिन में हो जाता। मगर भिन्न भिन्न है तो आपके पास कुल भिन्न भिन्न के कितने बिंदु हैं? एक दिन को छोड़ करके, एक दिन को, मतलब 364 बिंदु हैं कि नहीं है? मतलब जन्मदिन अलग अलग होने के कितने बिंदु बनेंगे? 364, है ना? तो परिणाम घटना कितना होगा? 364 बटे 365। बोलिए यस कि नो? अब दूसरा उत्तर देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि इनका जन्मदिन एक ही हो। कितने दिन हो? एक ही हो। तो प्रायिकता, इसको घटना को बी मान लीजिए, एक ही दिन जन्म दिवस होना। प्रायिकता एक ही दिन में जन्म दिवस होना, जन्म दिवस होना, एक ही दिन में जन्म दिवस होना। बेटा तो एक ही दिन में जन्म दिवस होने के कितने केस हैं? एक। कितने केस हैं? एक, क्योंकि घटना आपके पास एक होगी और यहां पर कितना? 365। तो उत्तर कितना हुआ? 1/365। नोट करिए। देखिए अथवा सवाल तो बच्चों बहुत ही सरल है। अथवा वाला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा पीई बराबर 0.05 है, तो पीई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको पता है कि किसी का होना और किसी घटना का ना होना का प्रायिकता योग क्या होता है? एक। तो ई नॉट, इसी को बोलते हैं ई नहीं। तो पीई नहीं बराबर 1 - पीई। तो 1 - पीई 0.05। आंसर क्या आएगा बोलो? 0.95। ठीक है ना? नोट कर लें। तो इसका उत्तर आएगा 0.95। अगले सवाल की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी। तो सबसे पहला चीज तो यहां है कि यहां पर जो पत्ते हैं टोटल कितने हैं? 52 हैं। कितने हैं? 52 पत्ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास सभी संभव परिणाम, कुल परिणाम कितने हो गए बच्चों? 52।
ओके। में से एक प्रायिकता परिकलित कीजिए। किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है? पहली घटना है ए, माना ए बराबर एक इक्का। कितने इक्का? हाँ, एक इक्का होना। तो बच्चों ताश के केस में आपको पता है कितने इक्के होते हैं? 4 इक्के। कितने इक्के? 4 इक्के। तो प्रायिकता ए घटना की, किसकी? ए घटना बराबर प्रायिकता का सूत्र होता है वांछित परिणाम बटे कुल परिणाम। बोलो हाँ या ना? या इसको कहते हैं घटना के पक्ष के परिणाम। घटना के पक्ष के परिणाम बटे कौन से परिणाम? कुल परिणाम। तो घटना के पक्ष के परिणाम बटे कुल परिणाम। तो बेटा घटना के पक्ष के परिणाम कितने? यहाँ 4 और कुल परिणाम 52। 4 एकम 4, 13 चौके 52। प्रायिकता हो गई 1/13। राइट। अब इसके बाद कह रहा है एक इक्का नहीं होगा। तो इक्का का होगा और एक इक्का नहीं होगा। तो अभी आपने पढ़ा है कि किसी घटना का होना और किसी घटना के ना होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1। राइट। तो अपने पास इक्का नहीं होना ए बार, ए का ना होना बराबर ए का होना 1 माइनस पी ए। तो 1 माइनस 1/13, उत्तर 13 माइनस 1/13 अर्थात 12/13। राइट। तो इक्का नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? 12/13। अगर आपको ये विधि अच्छी नहीं लग रही तो एक तरीका हमारे पास और है। देखिए कैसे निकाल सकते हैं। पी इक्का नहीं होना। बेटा कुल पत्ते आपने देखे हैं 52। 52 में इक्के कितने हो गए? 4। तो बगैर इक्के के कितने पत्ते निकले? 48। कितने पत्ते निकले? और कुल पत्ते कितने? 52। अब काट दो बेटा इसको, इसको काट दो अपने पास 4 से काट दो। तो 12 चौके 48 और 13 चौके 52। तो उत्तर कितना बन गया? 12/13। तो अगर आप सीधा सूत्र लगाना चाहते हो तो ये भी तरीका सही है, और नहीं तो मेरा ये जो मेथड है ये वाला सूत्र, इससे भी लगा सकते हो। ठीक है बच्चों, नोट कर लें, जो अच्छा लगे लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया, बहुत सरल सवाल है। ये देखिए सवाल हमारे पास क्या कहा जा रहा है। एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यदृच्छाया निकाली जाती है। प्रायिकता बताइए कि गेंद लाल हो और दूसरा लाल नहीं हो। सीधी बात है, अगर लाल नहीं होगी तो काली होगी। राइट, क्योंकि भाई लाल नहीं होगी तो काली होगी। तो आपके पास देखिए आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। चलिए निकालना शुरू करिए। देखिए बच्चों यहां पे दिया गया है ए। मान लिया हमने 2 घटनाएं मान ली। पहले एक घटना को ए मान लिया, एक घटना को बी मान लिया। एक है ए है लाल बॉल का निकालना। तो बेटा लाल गेंद के निकलने के संगत कितने परिणाम है? बोलो 3। और बी हमने मान लिया काली गेंद का निकलना। बेटा काली गेंद कितनी है टोटल? तो काली गेंद के पक्ष में कितने परिणाम हैं? 5। अब बेटा NS मतलब कुल परिणाम, NS का मतलब कुल परिणाम बराबर 5 धन 3 इक्वल टू कितना हो गया? 8। अब चलिए निकालते हैं फर्स्ट लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी पहला लाल गेंद यानी कि घटना ए की प्रायिकता, फॉर्मूला NA/NS। राइट, NA मतलब कितने केसेस? 3। NS टोटल कितने केसेस? 8। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/8। तो पहली प्रोबेबिलिटी लाल बॉल निकालने की दैट इज इक्वल टू 3/8। राइट। अब कह रहा है नॉट रेड या लाल नहीं हो। तो प्रोबेबिलिटी लाल नहीं, लाल नहीं। अरे भैया लाल नहीं होगी तो कौन सी गेंद निकलेगी? काली गेंद निकलेगी। बात तो यही हुई। तो प्रोबेबिलिटी काली गेंद मतलब NB/NS। तो ब्लैक बॉल के लिए कितने केसेस हैं? 5 और टोटल केसेस 8। तो आंसर आ गया 5/8। जिनको सही किया वो ले लें, 2 में से 2 मार्क्स पूरे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बहुत ही सरल सवाल यहाँ पे सिद्ध करना है कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको करने का तरीका हमने बताया था आपको। माना 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? पर भाई अपरिमेय सिद्ध करना है तो क्या मान के चलोगे? परिमेय। क्या मान के चलोगे?
हाँ, तो इसको हम एक परिमेय संख्या मानते हैं। तो माना हमने कि 3 प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब बच्चों जो 3 प्लस रूट 5 होगा, क्योंकि इसको हम परिमेय मान रहे हैं, तो 3 प्लस रूट 5 को परिमेय संख्या का रूप क्या होता है? P अपॉन Q के रूप में होगी, राइट? जहां P तथा Q क्या हैं? पूर्णांक हैं। जहां P तथा Q पूर्णांक हैं, तो बेटा रूट 5 बराबर P अपॉन Q माइनस 3, तो रूट 5 बराबर P माइनस 3Q बटे Q। बोलो हाँ या ना? अब देखो ध्यान से, रूट 5 बराबर बेटा P पूर्णांक है और 3Q पूर्णांक, पूर्णांक गुणे पूर्णांक पूर्णांक होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये ऊपर वाला भी पूर्णांक बन जाएगा कि नहीं बनेगा? और नीचे वाला ऑलरेडी Q पहले से ही क्या है? ये देखो, ये दोनों पूर्णांक है, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक बराबर क्या होता है? परिमेय। क्या होता है? और यहां पर क्या है? रूट 3 है। हाँ, तो रूट 3 बराबर परिमेय लिखेंगे, रूट 3 बराबर परिमेय। बट आप जानते हो परंतु रूट 3 क्या होती है? अपरिमेय होती कि नहीं होती है? तो लिखेंगे परंतु रूट 3 क्या होती है? अपरिमेय होती है। होती है कि नहीं होती है? सब जानते हो रूट 3 क्या होती है? अपरिमेय। मतलब रूट 3 अपरिमेय हो गई, इसलिए अपरिमेय कभी भी परिमेय के बराबर हो सकता है कि नहीं होता? नहीं हो सकता। बोलिए बेटा। हाँ, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई बेटा, हमने रूट 3 कर दिया, इसको रूट 5 कर लें, बाकी तो सब सही चल रहा है। ये रूट 5 है, ओके। तो देखिए परंतु रूट 5 क्या होती है? अपरिमेय। क्या होती है? और कभी भी कोई अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर नहीं हो सकती है। समझ गए? अतः हमारा, अतः यहां पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है ना? विरोधाभास उत्पन्न हो रहा कि नहीं हो रहा है? इसलिए हम अपना स्टेटमेंट, कथन को कहेंगे, जो हमने कथन दिया था कि परिमेय संख्या है, वो कथन सही नहीं है, उसका हम उल्टा लिखेंगे। तो 3 प्लस रूट 5 कैसी संख्या होगी? बोलो। अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? संख्या होगी। नोट कर लें, अतः 3 प्लस रूट 5 को अपरिमेय संख्या घोषित किया जाता है, क्योंकि परिमेय मानने से विरोधाभास आ रहा है। चलिए देखिए अगला सवाल है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए ये सवाल आपके एनसीईआरटी का है बच्चों, कई बार कराया भी गया है। कहा जा रहा है कि पता लगाओ कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो बेटा यहां पर मानिए, माना x बराबर कोई संख्या x है और x का मान क्या हो गया? 6 की पावर n। 6 की पावर n है ना? अब बेटा इसमें क्या करो आप, 6 को फैक्टराइज करो, यानी इसका गुणनखंड करो। तो 6 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 3। बोलो होगा कि नहीं होगा? इसके अलावा तो कोई संभव नहीं है कि पावर n हो जाएगा। बेटा आप देखो, x बराबर 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n, यही होगा। क्या बताइए, इसको हम n के किसी भी मान के लिए हल करेंगे, क्या इकाई अंक 0 पे समाप्त हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इकाई अंक 0 में समाप्त होने के लिए 2 के साथ किसकी जोड़ी बननी चाहिए? 5 की। किसकी जोड़ी बननी चाहिए? क्योंकि 2 पंचे 10 होता है। तो यहाँ पे 3 तो है मगर 5 उपलब्ध नहीं है ना? हाँ, यहाँ चूंकि यहाँ पर 5 की घातें उपस्थित नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि भाई 0 बनने के लिए 2 की घात के साथ साथ 5 की घात का होना बहुत जरूरी है, तभी 0 बनता है। यहां पर 5 की घात उपस्थित नहीं है, अतः x बराबर 6 की पावर n किसी भी प्राकृत संख्या के लिए, चाहे आप n का मान कुछ भी रख दो, n का मान आप कुछ भी रख दो, किसी भी प्राकृत
संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए था, 5 के घात। क्या चाहिए था, 5 के घात, परंतु यहां 5 के घात उपलब्ध नहीं है, अतः 0 पर समाप्त नहीं होगा। नोट करें, जिनका बन गया हो 2 में से 2 अंक मिलेगा। अगला सवाल देखिए, भूमि पर एक बिंदु से मीनार का पाद बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए बेटा, ये भूमि है, अपने पास में जमीन है ना। अब यहां पर इस जमीन में ये कहा जा रहा है कि एक मीनार है। ठीक है ना, ये मान लीजिए बेटा, ये मीनार है, ये जमीन का पॉइंट जी मान लिया, जी फॉर ग्राउंड। मीनार का टॉप पॉइंट मैंने एम मान लिया। अब मीनार से भूमि पर इसका जो पाद बिंदु है, एक बिंदु से ये कोई बिंदु दिया गया है जमीन पर, मान लीजिए ये बिंदु पी है ना। ये कितनी दूरी पर है बच्चों, 30 मीटर, 30 मीटर की दूरी पर है। अब यहां से मीनार का शिखर देखा जा रहा है इस बिंदु से। ये देखिए, ये यहां से मीनार का शिखर, ऊपर शिखर है इसका, ये देखा जा रहा है। और इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री दिया है, 30 डिग्री। आपको बहुत ही सिंपल मीनार की ऊंचाई बतानी है। बताइए कौन सा थीटा लगेगा, साइन, कॉस या टेन थीटा। क्योंकि इस कोण के लिए ये लंब है और आधार दिया है, तो लगेगा टेन थीटा। क्या लगेगा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। टेन थीटा, थीटा कितने डिग्री, 30 डिग्री। टेन 30 बराबर लंब हो गया एम जी, क्या हो गया, और आधार हो गया जी पी। आधार कितना हो गया, टेन 30 का मान 1/√3 होता है। टेन 30 बराबर 1/√3। एम जी का मान कितना है, एच, एम जी का मान, और जी पी का मान कितना, 30 हो गया। तो बेटा यहां से पलट करके लिख लो, h/30 बराबर 1/√3। तो h बराबर 30/√3, 30/√3 का ऊपर गुणा करो और √3 का नीचे। तो ऊपर हो गया 30√3, नीचे √3 गुणे √3 कितना हो गया, 3। 3 से बोलो कितने बार, 10 बार। बोलो बच्चों आंसर कितना, 10√3। कितना हो गया, 10√3। तो नोट कर लें, जो मीनार की ऊंचाई होगी वो होगी 10√3 मीटर। नोट करें, और जिसने खुद से कर लिया वो देंगे 3 में से 3। चलिए देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। तो बेटा यहां पर प्रेक्षक की खुद की लंबाई दी गई, ये मान लेते हैं ये जमीन है बेटा, और ये हमारे सामने दी गई है चिमनी। क्या दी गई है, ये चिमनी। देखे होगे बड़ी बड़ी चिमनियां होती हैं, है ना, जैसे कुतुब मीनार होता है वैसे ही चिमनी आजकल होती हैं। तो बेटा ये जो है हमारे पास में, ये चिमनी मान लीजिए ये है, तो इस पॉइंट को ए मान लीजिए, ये सी फॉर चिमनी मान लीजिए, टॉप पॉइंट को। अब कह रहा है कि चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है एक प्रेक्षक 1.5 मीटर लंबा। तो बेटा ये मान लिया हमने, ये प्रेक्षक है। प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब बेटा देखने वाला, ये देखिए। और यहां पर प्रेक्षक का सिर है ना। इस पॉइंट को हमने ए मान लिया। क्या मान लिया बेटा, इस पॉइंट को ए। अब यहां से इसकी जो दूरी है बेटा वो 28.5 है, 28.5 है। अब प्रेक्षक का सिर है, मतलब आंख यहीं पर होगी प्रेक्षक की, और क्या। ये देखिए प्रेक्षक की आंख है, और प्रेक्षक की आंख से चिमनी का शिखर देख रहा है ये, मतलब चिमनी का टॉप पॉइंट ये झांक रहा है यहां से, है ना, और चिमनी का टॉप पॉइंट। और प्रेक्षक की खुद की लंबाई कितनी है बेटा, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। कितने मीटर, 1. तो देखिए यहां पर इसका बना दीजिए, क्या है, क्षैतिज बना दीजिए। और क्षैतिज के साथ ऊपर की तरफ बनाया गया कोण क्या होता है, उन्नयन कोण। और ये कोण कितने डिग्री दिया गया है,
45 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब ये बताओ, अगर ये 1.5 मीटर है तो ये पॉइंट का नाम आप मान लो बी मान लो। कितना मान लो? बी। अच्छा, ये कुछ और मानना पड़ेगा, इसको डी मान लो, और इस पॉइंट का नाम मान लो आप, क्या मान लो? इसका नाम मान लो एम मान लो। क्या मान लो? एम। देखिए, एम मान लिया, ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया, डी मान लिया। तो अगर ये वाली लंबाई 1.5 मीटर है तो बेटा ये वाली लंबाई भी कितने मीटर होगी? 1.5 मीटर। और हमको चिमनी की ऊंचाई याद करनी है ना? तो हम मान लेते हैं बेटा ये वाली लंबाई जो हमको पता नहीं है, सी से लेके बी तक की ऊंचाई हमने कितनी मान ली? एक्स मान ली। कितनी मान ली? एक्स मान ली। अब चलिए इस समस्या का हल करते हैं। इस समस्या को हम हल करेंगे। तो कह रहा है बताइए चिमनी की ऊंचाई क्या है? चिमनी की टोटल ऊंचाई सी डी होगी। क्या होगी? सी डी। तो सी डी निकालना, उसके लिए पहले हमको सी बी निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ये एक्स निकालना है और ये 28.5 है। तो ऊपर वाला ये जो क्षैतिज की लंबाई होगी ए बी, ये भी कितनी होगी बोलो? 5। आधार दिया है, लंब ज्ञात करना है। बताओ कौन सा थीटा लगाऊं? कौन सा थीटा? टेन थीटा। कौन सा थीटा? हाँ, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा की जगह कितने डिग्री? 45 बराबर लंब बटे आधार। बोलो लंब कितना है? BC। लंब कितना है? दिख रहा है ना? ये देखो, ये आपका लंब है ना? ये क्या है? लंब है। लंब अपना BC है कि नहीं है? और आधार कितना है? बोलो आधार कितना है? AB है। भाई क्या दिक्कत हो रही है आधार देखने में? कोण से जुड़ी हुई भुजा को तो आधार बोलते हैं। तो आधार कितना है यहाँ पर? AB। चलिए, 1045 का मान कितना होता है? 1। BC का मान कितना है? x। और आधार का मान कितना है? 28.5। तो आंसर 28.5 का 1 से गुणा हो गया, 28.5 मीटर आ गया x का मान। क्या आ गया x का मान? 28.5 मीटर। राइट। अब आपको निकालना है चिमनी की ऊंचाई। क्या निकालना है? चिमनी की ऊंचाई पूरी पूरी सीडी है कि नहीं है? ऊपर सी है और नीचे क्या है? तो सीडी हुई कि नहीं हुई? सीडी का मान क्या? x धन 1.5 होगा कि नहीं होगा? तो 28.5 धन 1.5, बोलो कितना हो गया? 5 5 10, और ये हो गया 30 मीटर। कितने मीटर? समझ में आ गया? नोट करें। देखिए अगला सवाल बहुत ही सरल है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या खंड का कोण कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। तो आपके पास में एक वृत्त है और आपको इस वृत्त में 60 अंश का, ये केंद्र है यहां से, ठीक है ना? तो 60 अंश का यहां से इसके केंद्र से एक त्रिज्या खंड है। ये देखिए 60 डिग्री का आपके पास में कोण है, 60 डिग्री का त्रिज्या खंड है। आपको इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का मतलब इसके अंदर ये क्षेत्र कितना कवर हो रहा है, ये पूरा आपको क्षेत्र निकालना है। चलिए बहुत ही सरल सवाल है, निकालिए 3 अंक के लिए। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सबको फॉर्मूला आता होगा। क्या होता है फॉर्मूला? हाँ, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा अपॉन कितना? 360। राइट। तो पाई का मान 22/7। बोलिए त्रिज्या कितने सेंटीमीटर दी है? 6 सेंटीमीटर। तो 6 गुणे 6। राइट। कोण कितने डिग्री? 60। और नीचे कितना? 360। 60 से 360 कितने बार जाएगा? 6 बार। और 6 से 1 6 क्या हो गया? तो 22 गुणे 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 2, 132/7 सेंटीमीटर वर्ग। समझ गए? सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। नोट कर लें, बहुत ही सरल सवाल। तो ये है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, नोट कर लें। चलिए अगला सवाल नोट करिए। देखिए, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, उस सुई के द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना? ये घड़ी की सुई है, मिनट की सुई,
जिसकी लंबाई कितने सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। बहुत ही सरल सवाल। तो ये आपके पास में आपने घड़ी बना ली है, ठीक है। इस घड़ी में मान लीजिए ये मिनट की सुई है, होती ना ऐसा ही, ये मिनट की सुई है। अभी ये सुई कहाँ पे है? 12 पे है। कहाँ पे है? 12 पे है। 5 मिनट के बाद ये कहाँ पे आ जाएगी? 1 पे आ जाएगी। 5 मिनट के बाद कहाँ पे आ जाती है? 1 पे, ठीक है ना। तो 5 मिनट के बाद ये 1 पे आ जाती है। आपको ज्ञात करना है कि 5 मिनट में इसका क्षेत्रफल कितना बनेगा, मतलब आपको ये अंदर वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपके पास सब कुछ है। घड़ी की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या बन जाएगी r बराबर 14 सेंटीमीटर। बट आपको ये नहीं पता है कि ये कोण कितना है, आपको ये नहीं पता ये कोण कितना है। तो वैसे लॉजिक से लगा सकते हो बच्चों कि जब 15 मिनट हो जाता है तो घड़ी की सुई यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है, तो कोण कितना बनता है? 90 डिग्री। कितना बनता है? मतलब 15 मिनट में 90 डिग्री का कोण बनता है। बनता कि नहीं बनता भाई? 15 मिनट में 12 से लेके 3 पहुंच जाएगी, तो 15 मिनट में 90 डिग्री, ठीक है ना। तो बेटा 1 मिनट में कितने डिग्री? 90 बटे 15 यानी कितने डिग्री? 6 डिग्री। कितने डिग्री? तो अपन को 5 मिनट का चाहिए, तो 5 मिनट में 6 गुणे 5 कितने डिग्री? 30 डिग्री। और वैसे ही आप हिसाब लगा लो भाई, 15 मिनट में 90, तो यहाँ 5 यहाँ 5, मतलब 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, टोटल कितने हो गए? 90। मतलब 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण ट्रेवल होगा? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? तो यहाँ पर जो कोण बन गया बेटा 5 मिनट के लिए, वो कितने डिग्री हो गया? 30 डिग्री। अब आपको निकालना है क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का। तो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। चलो मान रख दो, पाई का मतलब 22 बटे, त्रिज्या है 14, तो 14 गुणे 14, यहाँ पे कितना? 30, और नीचे कितना? 360, ठीक है, ठीक है ना। तो 30 से 360 कितने बार? 120 बार, नहीं 12 बार। 12 तियां 36 हो गया 12। चलिए 7 से कितने बार? 2 बार, और 2 सत्ते 2 छिक्के 12। समझ में आया? 2 से 6 बार 12। अब 2 तियां 6 और 2 से 7 बार कितना? 14। चलो ऊपर बोलो कितना हो गया? 22 गुणे 7, और नीचे कितना हो गया? 3। 22 गुणे 7 कितना होता है? 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करिए।